बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हम इसमें बात करेंगे आयनिक सॉलिड की, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सॉलिड है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो सॉलिड को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक ख़ास अरेंजमेंट में जुड़े हुए होते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और जिसमें कोई ख़ास तरतीब नहीं होती है उसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। सर, आपने देखा होगा नमक का क्रिस्टल, ठीक है, डायमंड देखा आपने, तो ये किसकी एग्जांपल्स में आएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल में आएगा। अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड्स रबर, ग्लास, ग्लू, प्लास्टिक, तो ये उसमें आ सकते हैं। अगर स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो चूंकि हमारा ये कंसर्न टॉपिक है तो मैं इस तरह से करूंगा, द सॉलिड्स इन विच in which atoms, ions or molecules arranged in a regular three-dimensional वे कह सकते हैं आप, या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कह सकते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट बात आती है कि लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन लैटिस से क्या मुराद है या क्रिस्टल लैटिस से क्या मुराद है। तो उसको अगर हम डिफाइन करें, जी क्रिस्टल लैटिस को, तो उसकी भी डेफिनेशन यहां पे मैं लिखता हूं क्रिस्टल लैटिस की। तो मैं कहूंगा द अरे, पहले मैंने बात की है सॉलिड्स की, यानी कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थी, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं क्रिस्टल लैटिस की, तो मैं कहूंगा द अरे इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन रेगुलर 3-dimensional arrangement is called crystal lattice। ठीक है जी। यानी कि इसको डिफाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि वो अरे, ठीक है, जिसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक खास तरतीब से 3 डायमेंशनल वे में जुड़े हुए होते हैं, अरेंज हुए होते हैं, उसको हम क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेसिकली इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा NaCl के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो लेकिन चूंकि यहाँ पे भी NaCl की स्ट्रक्चर को बनाना दरकार है, तो हम बना लेते हैं जल्दी से स्ट्रक्चर। तो जब भी आपने स्ट्रक्चर बनानी है तो सबसे पहले NaCl की स्ट्रक्चर बनाते हुए आपने एक ब्लॉक बनाना है इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर एक ब्लॉक बनाना है बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो ब्लॉक बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहां पे इस तरह से, ठीक है, शो करना है इसको। शो करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि एक खास अरेंजमेंट इसकी इस तरीके से, हम इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल दरमियान से यहां से, ठीक है, एक प्रोजेक्शन जो है इस तरीके से खींचनी है जो यहां तक आएगी, ठीक है, और यहां से भी बिल्कुल दरमियान से एक प्रोजेक्शन खींचनी है जो यहां तक आएगी। तो आपने इस प्रोजेक्शन के जो साइड्स हैं यहां पे भी आपने इस तरीके से जो है
वो गोल दायरे लगा देने हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से मैंने किया और क्यों किया है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट बिल्कुल दरमियान से यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है। अब हम एक और बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, तो यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आपने इस तरीके से मिला देना है। और जब मिलाना है आपने तो इस तरीके से आपके पास एक अरेंजमेंट आ गई है। अब जो बाकी आपके पास बचे हैं, बाकी जो चीज़ें बची हैं, वहाँ पे आपने लगा देने हैं डॉट्स। और वो डॉट किस तरीके से लगाने हैं, आपने उनको जो है ब्लैक बनाना है। तो मैं आपको जिस तरह से ब्लैक बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपने जस्ट इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा भी ये क्या चीज़ें हैं और ये क्यों बनाए गए। तो स्टूडेंट इस तरह बनाने के बाद आपने इनके भी जो कॉर्नर्स हैं उनको भी इस तरह ब्लैक हेड से शो कर देना है, ब्लैक डॉट से शो कर देना है, ठीक है। जो बाकी पोजीशंस बची हैं, अब देखें ये और ये बची है, तो यहाँ पे आप बड़े दायरे लगाएं इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आपको एक लगाना पड़ेगा इस तरह से डॉट बिल्कुल दरमियान से, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ भी लगाना पड़ेगा और यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो अब देखिए तकरीबन सारा जो है वो क्लियर हो चुका है, हमने साब पे जो है दायरे इस तरह से लगा दिए। अब स्टूडेंट जो मैंने इस तरह से बड़े ब्लॉक बनाए हैं, यानी कि ये वाला दायरा लगाया है, इसको आप अज्यूम कर लें कि ये क्लोरीन यानी कि क्लोराइड का आयन है, और जो मैंने इस तरह से किया वो Na पॉजिटिव का आयन है। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लजीज NaCl का, जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। बेसिकली ये सारा एक ही टॉपिक बनता है, तो मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट वो कहता है कि इन क्रिस्टल्स पार्टिकल्स हैव डेफिनेट पोजीशंस, आप देख भी सकते हैं, और दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन द क्रिस्टल। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। ये वाले जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, चाहे ये हैं या चाहे ये हैं, तो इनको हम लैटिस पॉइंट्स का नाम देते हैं या लैटिस साइट्स का नाम देते हैं। तो दिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इस तरह से स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम लैटिस का नाम देते हैं या क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। तो ये था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बढ़ते हैं इनकी टाइप्स के बारे में कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी कौन सी टाइप्स हैं। तो टाइप्स के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। स्टूडेंट बेसिकली इनको जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनको 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता भी देता हूं कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं जिनमें हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आती है आयनिक सॉलिड्स, फिर आते हैं जी कोवलेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं मॉलिक्यूलर, और लास्ट पे आते हैं मेटेलिक, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कोवलेंट का आमतौर पे जिक्र नहीं आता और आपके टॉपिक में इतना जो है वो शामिल भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रो दे दूं। इसके बाद हम बढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं हम आयनिक सॉलिड्स की कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह के जो सॉलिड्स बनते हैं वो आयनिक कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं NaCl की, BaCl2 की, आप डायमंड की एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी और भी एग्जांपल्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात करूं तो स्टूडेंट वैसे प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखना थोड़ा जो है वो टाइम
कंज्यूमिंग है तो मैं इसको, मेरे पास एक बुक है, मैं वहाँ से कंसर्न करता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि ये जो आयनिक सॉलिड है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। चूँकि हमारे टॉपिक में शामिल है तो इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले वो बात करते हैं दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयनिक सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी कि ये क्रिस्टलाइन है। चूंकि ये टाइप है क्रिस्टलाइन की तो रूम टेम्परेचर भी होगा तो ये क्रिस्टलाइन ही रहेंगे। ठीक है। दीज नेवर एग्जिस्ट एज लिक्विड और गैस, ये ना तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और ना गैस में कन्वर्ट होंगे। सेकेंड वन प्रॉपर्टी ये है कि अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर रखेंगे तब भी ये सॉलिड में ही रहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कभी भी ये लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। थर्ड वन प्रॉपर्टी है दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स, ये स्टेबल हैं चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि स्टेबल चीज कब होती है, जब वैलेंस शेल इनका कंप्लीट हो जाता है। अब Na का और Cl का, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और क्लोरीन के पास, क्लोराइड आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी तौर पे मौजूद है और इनके दरमियान में जब बॉन्डिंग बनी है तो बड़ी मजबूत बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग बनी है। तो इस वजह से ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टेबल होने की वजह से एक और बात कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे। ठीक है, चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो ये बने हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि दीज है लो वोलेटिलिटी, वोलेटाइल नहीं होते जल्दी, बहुत वोलेटिलिटी कम है इनकी। तो इसके बाद वो कहते हैं कि बहुत हार्ड भी होते हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है इनके रेडियस रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेडियस रेशियो पे डिपेंड करता है, यानी कि इनकी ज्योमेट्री जो है इस तरह से जो बनी हुई है, इनका रेडियस अकॉर्डिंग टू दिस आयंस, तो ये डिपेंड करेगा रेडियस रेशियो पे। उसके बाद वो कहता है कि ionic solids do not exist as individual neutral independent molecule, therefore term formula mass is used express their mass instead of molecular mass। तो कहता है कि इंडिविजुअल तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं या न्यूट्रल तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी ये करेंगे इनका जो हम मैस लिखते हैं वो मॉलिक्यूलर मैस की बजाय, चूंकि ये मॉलिक्यूल तो होते नहीं हैं, तो मॉलिक्यूल की बजाय हम इनको फार्मूला मैस से एक्सप्रेस करते हैं। फिर वो कहता है कि आयनिक क्रिस्टल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, जब भी सॉलिड स्टेट में होंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसकी रीजन ये है कि टाइटली जो है हेल्ड है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, तो इस वजह से दरमियान में स्पेसेस नहीं बचेंगी। तो इस वजह से ये क्या होंगे जी, नॉन इलेक्ट्रिक, या कह लें कि कंडक्टिविटी ना होने की वजह से कंडक्टर नहीं है ये इलेक्ट्रिसिटी के। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन कब होगी? जब ये मेल्ट स्टेट में होंगे या मोल्टन स्टेट में होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और दूसरा, जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होंगे, आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दें, सोल्यूशन बन जाएगा, चूंकि ये एज आ सोल्यूट काम करेंगे और पानी एज आ सॉल्वेंट काम करेगा, सोल्यूशन बना देंगे। और दो ही सूरतों में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, या तो मोल्टन फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में या कह लें कि सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि ये हाईली ब्रिटल होते हैं। स्टूडेंट, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ ब्रिटल कैसे। आपको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इस तरीके से मिले होते हैं। मैं आपको छोटी सी डायग्राम जो है इसकी बना के दिखाता हूँ। ये हम बेसिकली आयनिक सॉलिड और NaCl के स्ट्रक्चर दोनों को स्टडी आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसी की एग्जांपल में आता है। हम मजीद भी स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को देखेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको पता है ये जुड़े हुए होते हैं, बड़ी मजबूत बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर होती है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये इस तरह से जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव है, चाहे इधर से ले लें या चाहे इधर से ले लें। तो इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि ये टूट जाते हैं, एक खास तरतीब से टूटेंगे, बेतरतीबी से नहीं टूटेंगे। टूट तो जाएंगे लेकिन बेतरतीबी से नहीं टूटेंगे, एक खास तरतीब से। यहाँ से अलग हो जाएंगे, यहाँ से लेयर अलग हो जाएगी। अब होगा क्या, ये जब इस तरह से फोर्स अप्लाई करने से ये इस तरह से अलग होंगे, तो मैं एक और डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की है यहाँ पे, तो अब ब्रेक होने के बाद ये सरफेस कुछ इस तरह से आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव के सामने पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव था। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव के सामने ये पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, जब पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव के सामने नेगेटिव आएगा तो स्टूडेंट चमक पैदा होगी। ठीक है, वजह क्या है, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को और वहां से ये ब्रिटलनेस शो करेंगे, ये एक रीजन थी। फिर वो कहता है कि ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ आयन इन क्रिस्टल दीज हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी भी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर कहता है कि दीज आर सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड प्रोड्यूस आयंस, पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, नॉन पोलर में ये डिसॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज पोलर डिसॉल्व पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। ठीक है जी, सिंस these crystal produces ions on dissolving in polar solvent, thus their reactions in polar solvents are very fast। इनके जो reactions होते हैं polar solvent में वो बहुत तेज होते हैं, because ये polar में ही हल होते हैं। तो इसके बाद वो कहता है कि they show isomorphism and polymorphism। एक प्रोसेस है आइसोमॉर्फिज्म का, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का, और एक है पोलीमॉर्फिज्म का। मैं आपको बताता हूं कि आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या फर्क है। स्टूडेंट आइसो में होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल, इज्म कहते हैं प्रोसेस को। हकीकत में ये तीन जो है छोटे छोटे लफ्ज़ों का मजमुआ है। मैं बता दूं आपको, आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है, या स्ट्रक्चर, इज्म का मतलब होता है प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नज़र आएंगे आपको, ठीक है, वो कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पोली मीन मैनी, ठीक है, मॉर्फ मीन शेप, स्ट्रक्चर, इज्म मीन प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें NaCl की तरह के मॉलिक्यूल या कह लें कोई भी मॉलिक्यूल, एक ही तरह के जो आपके पास एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे वो मिलेंगे, एक लंबी चेन बना देंगे या एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। और NaCl या आयनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ये दोनों प्रोसेसेस को जो है वो शो करते हैं। ठीक है, चलिए ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की तरफ और फिर थोड़ा सा हम इंट्रो देंगे मॉलिक्यूलर और मेटेलिक और कोवलेंट के बारे में। कोवलेंट वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जो है आपको देंगे। सबसे पहले वो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ देयर आयंस। होता क्या है, इसमें फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक है वो Na पॉजिटिव पे मुश्तमिल होते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर बनता है और ये सेंटर Na पॉजिटिव पे मुश्तमिल है, और बाकी इसके इर्द गिर्द जो हैं वो क्लोराइड के आयंस होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि Na जो है, ठीक है, Na इसका जो इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं वो 11 होते हैं। तो जब Na पॉजिटिव बनेगा इससे तो टोटल रह जाएंगे 10, ठीक है। इसी तरह से जब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में होते हैं 17, जब क्लोरीन का जो है आयन बनेगा तो 18 हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब होगा क्या कि क्लोरीन का साइज चूंकि ज़्यादा बड़ा है Na पॉजिटिव से, तो इसलिए मैंने इसको बड़े से शो किया और Na को छोटे डॉट से जो है वो शो किया है। अब जो है NaCl का जो क्रिस्टल होता है, एक Na पॉजिटिव को 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ होता है। आप देख भी सकते हैं, कहीं से भी ले लें, ये फॉर एग्जांपल है या ये ले लें, कोई भी ले लें, उठा लें, वहां से आप देख सकते हैं कि इसको कितने जो क्लोराइड आयन है उन्होंने घेरा हुआ है, 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ है, ठीक है, जो कि इसके कॉर्नर पे मौजूद होंगे। और एक क्लोराइड आयन को भी इसी तरह से 6
Na पॉजिटिव आयंस ने घेरा होता है। तो इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इसका 6 होता है इसी वजह से, ठीक है। अब थोड़ी सी कर लेते हैं कैलकुलेशन कि अगर हमने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन फाइंड करने हैं, स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख ली। अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस फाइंड कर लें या नंबर ऑफ सोडियम आयंस फाइंड कर लें या दोनों के टोटल कर लें, तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस की। तो फिगर में ज़रा चेक करें, आपके पास कॉर्नर्स में क्लोराइड आयंस 8 मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं बात करूं क्लोराइड आयन की, ठीक है, तो स्टूडेंट कितने हैं जी, 8 मौजूद हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। पहली बात हो गई कि कॉर्नर्स पे मौजूद हैं। अगर ये कॉर्नर पे इस तरह से मौजूद हैं, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉर्नर के अलावा भी ऐसे हैं जो कि मौजूद हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये कॉर्नर्स पे नहीं है और ये कॉर्नर्स पे हैं 6, ये कॉर्नर्ड हैं और ये सेंटर्ड हैं, ठीक है। क्लोराइड आयंस जो हैं कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और सेंटर में कितने हैं जी, आप देखें 1 2 3 4 5 6 होंगे जी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये 6 हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यूनिट सेल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 8 क्लोराइड आयंस जो कि कॉर्नर्स पे मौजूद हैं वो बनाएंगे यूनिट सेल, ठीक है, शेयर करेंगे 8 यूनिट सेल को। तो 8 बाय 8 आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 यूनिट सेल बनेगा। इसी तरीके से आपके पास जो फेसिस पे या सेंटर पे मौजूद है, सेंटर की बजाय लफ्ज यूज कर लें फेसिस, ठीक है। तो ये फेस्ड जो आयंस हैं वो 6 हैं। तो ये 2 यूनिट सेल बना रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। ये 8 वाला सिर्फ एक क्यूब बन रहा है और जो 6 वाला है वो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, एक हिस्सा ये ऊपर वाला है और एक हिस्सा ये नीचे वाला है। तो मैं क्या करूंगा, 6 को कर दूंगा 2 पे डिवाइड, तो इस तरीके से ये 3 आ जाएगा। अब यूनिट सेल टोटल कितने बनेंगे, 3 + 1 = 4, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्लोराइड आयंस जो हैं वो यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर 4 क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे। ये था जी क्लोरीन के बारे में, क्लोराइड आयन के बारे में, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने क्लोराइड आयन होंगे एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। यूनिट सेल की बात हो रही है। स्टूडेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस की बात करें, यानी कि Na पॉजिटिव आयंस की, तो आप देख सकते हैं कि जो Na पॉजिटिव के आयंस हैं वो एजिस पे 12 हैं, ठीक है। और एजिस पे 12 हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 13 बनते हैं जी, लेकिन आई थिंक मेरे से कोई मिस्टेक हुई है। 4 4 एंड 4, हम सेंटर वाले की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एजिस की बात कर रहे हैं। तो एजिस में कितने हैं जी, 12 हैं। Na पॉजिटिव आयंस जो हैं ये एजिस पे कितने हैं, 12 एजिस पे हैं, ठीक हो गया। अब 12 एजिस पे हैं तो ये 4 यूनिट सेल बनाएंगे, इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से मैं 12 को करूंगा 4 पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। इसी तरीके से एक सोडियम आयन जो है वो सेंटर में मौजूद है, सिर्फ सेंटर में एक सोडियम आयन मौजूद है। एजिस पे 12 हैं और सेंटर में सिर्फ एक है। तो Na पॉजिटिव आयंस जो हैं, मैं अगर लिखूं कि 1 जो है वो सेंटर में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 1 ही इसका आंसर आएगा, चूंकि 1 / 1 = 1 ही आएगा। अब टोटल में जब करूंगा तो 3 + 1 = 4 Na पॉजिटिव आयंस। तो स्टूडेंट इसके भी कितने आए, 4 ही आए, ठीक है। और अगर रेशो निकालें तो 4:4 बनती है, यानी कि 1:1 बन जाएगी। 1:1 की मौजूदगी जो है 1:1 की
निस्बत से ये मौजूद होंगे। और इस तरीके से कुछ फैक्ट्स भी हैं इसके बारे में और भी, चूँकि हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की बात कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों ने ये भी बात जो है वो ज़हन में रखनी है कि NaCl के अंदर जो डिस्टेंस होता है एक जैसे आयंस का वो 5.63 एंगस्ट्रॉम होता है। डिस्टेंस जो है वो कितना होता है जी? 5.63 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। इसी तरीके से दो डिफरेंट आयंस के दरमियान में जब होगा, ये सिमिलर क्या है डिस्टेंस, जब डिफरेंट का होगा स्टूडेंट तो वो बराबर होगा जी 5.63/2, जितना भी इसका आंसर आएगा 2.815 आई थिंक आएगा। तो इतने एंगस्ट्रॉम जो है वो डिफरेंट जो आयंस होंगे उनके दरमियान में होगा। तो कहता है कि NaCl के क्रिस्टल में कोई भी इंडिपेंडेंट NaCl मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता है। ठीक है, NaCl मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो वेपर फेज में करेंगे। और जो रेडियस रेशियो है, ठीक है, NaCl की रेडियस रेशियो स्टूडेंट इसकी होगी 0.53। तो ये चंद एक इंफॉर्मेशन है जी जो आप लोगों से डिस्कस की मैंने। आई होप कि इसके बारे में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बड़ी तफसील से हमने आयनिक सॉलिड और स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को डिस्कस किया। स्टूडेंट, लैटिस एनर्जी का नाम सुना होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयन। जब गैसियस आयन से हम आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं 1 मोल, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और NaCl की जो लैटिस एनर्जी है वो -787। ठीक है, लैटिस एनर्जी जो है NaCl की वो -787 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है वो करते हैं। अब बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स की। तो ये जस्ट डेफिनेशन हम इसकी पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है ये। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच न्यूट्रल एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बने थे आयनिक बॉन्डिंग से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ये न्यूट्रल एटम होंगे। न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल एटम के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवलेंट क्रिस्टल्स। ठीक है जी। इसको हम आमतौर पे एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं। इनके आयन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट, एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि मैंने यहाँ पे डायमंड का लिखा है, तो डायमंड नहीं आएगा आयनिक में, डायमंड आएगा इसमें कोवलेंट में आएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये आएंगे आपके जॉइंट कोवलेंट सॉलिड में। एक होता है लेयर कोवलेंट सॉलिड में, उसमें आएगा ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड और Bn। तो इसकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड के बाद आप SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं जी एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, और ये वाले जो तीन हैं ये आएंगे जॉइंट कोवलेंट सॉलिड में और जॉइंट कोवलेंट सॉलिड, और एक होता है लेयर कोवलेंट सॉलिड। तो लेयर कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं उसमें आएगा ग्रेफाइट, इसकी एग्जांपल आ सकती है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जी कैडमियम आयोडाइड। ठीक है, और साथ में आप लिख सकते हैं जी और Bn यानी कि बोरॉन नाइट्राइड। तो ये है जी इसकी एग्जांपल्स में शामिल। कोवलेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो है एक टाइम बहुत कम है और दूसरा ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। स्टूडेंट, बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। इनके बारे में भी जस्ट डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, हम मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड्स की तरफ बढ़ते हैं।
स्टूडेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की मैं बात करूं, अगर डेफिनेशन लिखूं तो द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच पोलर एंड नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूलर ऑफ सब्सटेंस फॉर्म द क्रिस्टल्स, यानी कि पोलर की एंड नॉन पोलर की बात हो रही है। ठीक है, जब पोलर या नॉन पोलर, ठीक है, और आएगा या नॉन पोलर, जो भी हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्रिस्टल बनाएंगे, तो इस तरह के क्रिस्टल को हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सोलिफाइड नोबल गैसेस इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नॉन पोलर एटम ले ले वो इसमें आ जाएगा। अब दो तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो यहां पे पाई जा सकती हैं। एक है जी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और दूसरी जो है वो वीक वंडरवाल फोर्सेस है। वंडरवाल फोर्सेस ही कह ले सिंपल। ठीक है, तो ये दो तरीके की इनके दरमियान में इंटरेक्शन होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पोलर और नॉन पोलर हो सकते हैं, तो पोलर में आप एग्जांपल ले सकते हो आइस की या शुगर की। ठीक है, आइस की और शुगर की एग्जांपल ले सकते हो। और नॉन पोलर में आप एग्जांपल ले सकते हैं जी आयोडीन की, सल्फर की। ठीक है, इसके अलावा आप फास्फोरस ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, एक्स्ट्रा जितनी भी आप एग्जांपल ले ले काम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी करते हैं जी डायग्राम, आयोडीन की बनाते हैं। ठीक है, आयोडीन की वैसे डायग्राम बनाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन चलें हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ता हूँ जी। एक तो स्टूडेंट ये रेगुलर अरेंजमेंट होती है इनकी भी, चूँकि ये क्रिस्टलाइन है तो क्रिस्टलाइन कोई भी होगा तो उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन ऑफ एटम्स है वो हमें एक्सरे एनालिसिस से पता चलती है। ये इजीली कंप्रेसिबल हो जाते हैं, सॉफ्ट हैं। ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्सेस होने की वजह से। वंडरवाल फोर्सेस और दूसरी मैंने बताया आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये दोनों वीक में ही आती हैं। तो वंडरवाल फोर्सेस होने की वजह से ये इनको दबाया जा सकता है, सॉफ्ट होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कम होना भी यही रीज़न है। ठीक है, उसके बाद ये वोलेटाइल होते हैं वीक वंडरवाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। ठीक है, चूंकि इनमें आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। एम्प्टी स्पेसेस जो हैं इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इस वजह से इनकी डेंसिटी कम होती। स्टूडेंट कल मैंने आपको वो वाटर के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में, कि हम आम तौर पे पढ़ते हैं कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि इसकी डेंसिटी कम होती है इस वजह से। लेकिन डेंसिटी क्यों कम होती है? फ्री स्पेसिस के ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पे भी फ्री स्पेसिस ज़्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। उसके बाद वो कहता है कि पोलर सॉल्वेंट में ये सोलेबल होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी ये किसी हद तक जो है वो सोलेबल हैं। ठीक है, पोलर वाले पोलर में हो जाएंगे, चूंकि ये दोनों कैटेगरीज हैं इसमें इंक्लूड। पोलर वाले पोलर में सोलेबल हो जाएंगे और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में हो जाएंगे। जो पोलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर वालों से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। चूँकि पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का थोड़ा सा इंटरेक्शन आ जाता है, इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से ज़्यादा होते हैं किससे? नॉन पोलर मेटेलिक मॉलिक्यूलर सॉलिड से। स्टूडेंट मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो मेटेलिक सॉलिड्स में जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं, एटम जो होते हैं मेटल के, वो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं जिनको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तीन तरीके की जो थीरीज हैं वो इसके बारे में गर्दिश करती हैं। एक है इलेक्ट्रॉन गैस थीरी, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में आ जाता है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीबीटी एंड एमओटी। तो ये आमतौर पे
हमारे पास जो है इस तरह से मेटेलिक में आती हैं थ्योरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की, तो इसको दिया ड्रूड एंड लॉरेन ने 1923 में, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैच नहीं होते पार्टिकुलर न्यूक्लियस से। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह से बनाऊं, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी की या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की। तो स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेनर ले लें या इस तरह से कोई भी चीज़ आप फर्ज कर सकते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पूल भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में आपको पता है न्यूक्लियस भी मौजूद होगा, ठीक है, और इस तरह से आप न्यूक्लियस भी बना सकते हैं। जस्ट सपोजिशन करनी है आपने कि ये न्यूक्लियस है। अब वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सी आर नॉट अटैच्ड टू अ पार्टिकुलर न्यूक्लियस, these electrons are delocalized over the entire crystals, therefore these are called free electrons। अब देखें कि बाउंड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द, वो फैले हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इंटायर क्रिस्टल पे ये डिलोकलाइज होते हैं, ये कंसेप्ट था। उसके बाद वीबीटी आती है, एल पॉलिंग ने उसको दिया, ठीक है, एल पॉलिंग ने इसको डिस्क्राइब किया। एल पॉलिंग ने वीबीटी को जो है वो एक्सप्लेन किया। इसको किया था जी ड्रूड एंड लॉरेन ने 1923 में, ठीक है। उसकी थ्योरी ये थी। अब जो वीबीटी है, वीबीटी के मुताबिक जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं डेट आर एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड। इसने कहा था जो ये वाले बॉन्ड हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। उन्होंने बात ही खत्म कर दी कि ये क्या है जी, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, हाईली डिलोकलाइज होते हैं, ठीक है, पूरे क्रिस्टल के ऊपर। थर्ड नंबर पे आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ठीक है। और इस थ्योरी के मुताबिक भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पूरे क्रिस्टल्स के ऊपर स्प्रेड हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर फिल्ड होते हैं लोकलाइज्ड होकर, ठीक है। इस तरह से ये आता है जी मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर। स्टूडेंट अगर हम प्रॉपर्टीज की इनकी बात करें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इनकी जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो कम हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से। इसी तरह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की बात की है कि कंडक्टर हैं गुड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर चूँकि फ्री होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये हीट के भी अच्छे कंडक्टर हैं। लस्ट्रस सरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो इनके ख़ास किस्म की लस्ट्रस जो सरफेस है वो बनती है इनको अगर काटा जाए। मेलेबल एंड डक्टाइल, स्टूडेंट मेलेबल एंड डक्टाइल का कंसेप्ट आप लोगों ने लेना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जिनको खींच के तारें बनाई जाएं उनको हम जो है वो डक्टाइल कहते हैं, और जिनको कूट के हम जो है शीट्स तैयार करते हैं वो मेलेबल जो है सॉलिड्स होते हैं। तो ये इनके बारे में छोटा सा कंसेप्ट था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी किसी किस्म की, देखिए ये थीरीज मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया है, आप लोगों को जैसे यही याद रखना है इनके बारे में, इतनी लंबी तफसील के बारे में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जो मेन कंसेप्ट था MD कैट में, जो मेन पूछा जाता है वो इसी तरह से पूछा जाता है जी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी है क्या, किसने दी, क्यों दी, वजह क्या थी, कंसेप्ट क्या था। एल पॉलिंग ने वीबीटी क्या दी, क्यों दी है जी, क्या इसका कंसेप्ट है, MOT का क्या कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखने हैं। तो
कल मैंने लेक्चर दिया तो एक स्टूडेंट का कंसेप्ट आया कि सर ये आपने बहुत कम समझाया है, इससे ज़्यादा तो बुक पे लिखा हुआ है। देखिए मेरे पास जो बुक है इसमें भी बहुत लिखा हुआ है, इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि अगले बंदे को कंसेप्ट समझ आए। कम वक्त में यही कुछ हो सकता है कि कंसेप्ट अगर समझ आ जाए, और यही बहुत बड़ी बात होती है। आई होप स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।